नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। रईसी की मौत के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei का बयान सामने आया। खamenei ने अमेरिका इजरायल को दी है धमकी और कहा पश्चिम एशिया के एक देश की किस्मत बदलने वाली है। अमेरिकी छात्रों से कहा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। तो ये पहला बयान है रईसी की मौत के बाद से, और ये बयान अपने आप में अहम है क्योंकि इस बयान के अंदर एक चेतावनी भी दी गई है। तो देखिए, एक तरफ इस बयान में यह कहा गया है कि एक देश की किस्मत बदलने वाली है। खamenei ने अमेरिका इजरायल को धमकी दी है और कहा कि पश्चिम एशिया के एक देश की किस्मत बदलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी छात्रों से कहा कि वो कुरान पढ़ना शुरू कर दें। और चलिए आपको विस्तार से बताते हैं खamenei ने रईसी की मौत के बाद पहली बार अमेरिका इजरायल पर क्या कहा है, क्या चेतावनी दी है। यूएस इजरायल को खamenei की 2-2 क्या कहा गया है। तो इजरायल पश्चिम एशिया के एक देश की किस्मत बदलने वाली है, ये इजरायल को लेकर संकेत दिए हैं, बयान दिया है ये सीधे तौर पर। अमेरिका को लेकर क्या कहा, इजरायल को समर्थन देना छोड़ दें। वहीं हमास का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के लिए लड़ रहे लड़ाकों को आतंकी कहना ठीक नहीं है। साथ ही अमेरिकी छात्रों के लिए भी एक हिदायत, विश्वविद्यालयों में छात्र कुरान पढ़ना शुरू करें, यह कहा गया है खamenei की तरफ से। रईसी की मौत के बाद से पहला बड़ा बयान। तो एक तरफ तो खamenei की 2-2 के, वहीं नेटो देशों की तरफ से 5 ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे लगता यह है कि बहुत जल्द नेटो रूस की सीमा में घुसकर विध्वंसक हमले करेगा। यानी अगर ऐसा हो गया तो महाविनाश के जिस डर और कल्पना मात्र से ही दुनिया सहम जाती, अब वो हकीकत में बदल सकता है। वो संकेत आपको बताते आइए। फ्रांस ने ज़ेलेंस्की का कि रूस में घुसकर हमले की बात का समर्थन किया है। ज़ेलेंस्की ने इसके लिए खास प्लान भी तैयार किया है। यूक्रेन में रूसी सीमा के पास नेटो ने अपनी सेना तैनात की है, जिससे विध्वंस का खतरा हर पल इस वक्त मंडरा रहा है। अमेरिका ने हालांकि अभी इसको हरी झंडी नहीं दिखाई है, लेकिन लाल झंडी दिखाने का भी कोई संकेत नहीं मिला है। यानी अभी पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। तो उधर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस बारूदी बौछार कर रहा है। ऐसे में रूस को रोकना बेहद अहम हो गया है। और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को भड़काने वाली खबर सामने आई। किसी भी वक्त अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले की इजाजत संभव। बाइडेन प्रशासन ले सकता है बड़ा फैसला, यूक्रेन को मिल सकती है अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत। रूस पर अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत संभव। अमेरिका से यूक्रेन की तरफ से हो रही थी मांग, और बाइडेन प्रशासन अब यूक्रेन की मांग पर किसी भी वक्त फैसला ले सकता है। और रूस के भीतर हमले की इजाजत तो क्या होगा, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा उसके बाद अगर यह अनुमति मिलती है तो यूक्रेन की ताकत और बढ़ जाएगी, यूक्रेन की शक्ति में इजाफा होगा, महत्वपूर्ण रूसी बेस तबाह कर सकेगा यूक्रेन, वहां पर सीधे हमले यूक्रेन कर सकता है। अगली बात क्या हो सकती है, तेजी से बढ़ते रूस को रोकने में मदद मिलेगी और अमेरिका रूस में सीधी जंग भी संभव है। ये स्थितियां पैदा हो सकती है अगर ये हमले बढ़े तो। नेटो रूस की सीधी भिड़ंत किसी भी वक्त हो सकती है। पहले से ही पुतिन नेटो को टारगेट पर लेकर चल रहे हैं। जी हां, अगर इजाजत मिल गई हमले की तो बड़ी तबाही मचेगी यूक्रेन युद्ध पर। इस वक्त एक और बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड में शांति सम्मेलन, यूक्रेन समर्थक देशों को रूस की खुली धमकी। रूसी विदेश मंत्री लावरोव की 2-2 सामने आई है। यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस में रूस को क्यों नहीं बुलाया है, रूस के बिना यूक्रेन पर कैसे होगी शांति वार्ता। यूक्रेन समर्थक देशों को भी रूस ने धमकाया। और आपको बताते हैं हमारे सहयोगी मनीष झा, उनसे और ज्यादा तफसील से जानकारी लेते हैं कि रूस ने किस तरह से धमकाया है कि उसे नहीं बुलाया गया, ये बहुत बड़ी गलती की गई। मनीष, क्या कुछ कहा गया है रशिया की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होनी है तो सोचिए कि बगैर रूस के वो शांति वार्ता कैसे हो सकती है। इसी दलील के साथ रूस ने तमाम दुनिया के देशों से भी अपील की है
कि 15-16 जून को स्विट्जरलैंड में जो यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है उसमें वो भाग ना लें। दरअसल अपील के बहाने उन्होंने पूरे दुनिया के तमाम देशों पर दबाव भी बनाया है। बल्कि भारत के लिए भी एक धर्म संकट यह है कि क्या उस पीस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है या नहीं, क्योंकि भारत को भी आमंत्रण मिला है। अब सवाल यह है कि एक ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो एक अगले स्टेज पर जा रही है। हमने दिखाया कि किस तरह से अमेरिका विचार कर रहा है कि यूक्रेन को जो अब तक एक प्रतिबंध था कि अमेरिकी हथियारों से वो रूस के इलाकों में हमला नहीं करेगी, अब उस प्रतिबंध को हटाया जा रहा है। यानी कि ये युद्ध और भड़कने वाला है। एक तरफ युद्ध भड़क रहा है, दूसरी तरफ शांति वार्ता की बात कही जा रही है, लेकिन उस शांति वार्ता में रूस को बुलाया नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस युद्ध को एक नए स्टेज पर ले जाना और इस युद्ध को और विनाशक बनाने की जो तैयारी हो रही है, उसके मद्देनजर रूस ने तमाम देशों से अपील की है कि आप वहां ना जाएं और उसमें पार्टिसिपेट ना करें। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, दुनिया में फिर दहशत पैदा करने वाली एक बहुत बड़ी खबर है। हूती के 6 ताबड़तोड़ हमलों से फिर दहशत। लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर में अटैक, क्रूज मिसाइलों से 6 जहाजों को बनाया निशाना। लाल सागर में 3 मालवाहक जहाजों पर अटैक, अरब में 2, भूमध्य सागर में 1 जहाज पर हमला किया गया। और ये बड़ा अटैक था, जैसा कि तस्वीरें आपने देखी। इससे पहले हूती ने इतना बड़ा हमला कभी नहीं किया है, लेकिन इस बार सारी हदें ही पार कर दी और सीधी चुनौती दी है नेटो देशों को, जो समंदर में हूती विद्रोहियों का मुकाबला कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब इस हमले के बाद अमेरिका क्या करेगा। कारोबारी जहाज फिर से संकट में है और हूती को शह दे रहा है ईरान। ईरान के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद हूती को शह दी जा रही है। और आपको बताते हैं कि हूती ने कहां-कहां किन जहाजों पर हमले किए। रवि आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, लाल सागर में 3 हमले किए हैं और वो कहां है वो भी हम आपको बताते हैं। मोरा जहाज, सिलाडी जहाज और क्लास जहाज पर अटैक किया गया है। भूमध्य सागर में मिनर्वा एंटोनिया जहाज पर भी हमला किया गया, तो वहीं अल्बा जहाज पर 5वां हमला और मार्स हार्टफोर्ड जहाज पर 6ठा अटैक किया गया। यानी 3 समंदर में कुल 6 हमले। लाल सागर में हमलों तक सीमित हूती अब अरब और भूमध्य सागर में भी दहशत फैला रहा है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि वीडियो जारी करके हूती का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा हूती कर रहा है। यमन के मारीब से सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक का दावा किया गया है हूती की तरफ से। हूती जो कि एक विद्रोही संगठन है, इसकी तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका का ड्रोन मार गिराया है। पर आपको हम 2 वीडियोस दिखा रहे हैं। पहले वीडियो में हूती विद्रोही सरफेस टू एयर मिसाइल दागने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरे वीडियो को लेकर दावा है कि इसी हमले में अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गया। अमेरिका का यह रीपर ड्रोन तबाह हो गया इस अटैक में। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात चुनावों की। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 57 सीटों पर 1 जून को अब वोटिंग है। 19 अप्रैल से देश में 7 चरणों में शुरू हुई चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा। आज अंतिम चरण के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता मैदान में हुंकार भरेंगे, जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 जून को जहां वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। आखिरी चरण के लिए 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट को लेकर है। पीएम मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह है। गोरखपुर से बीजेपी ने रवि किशन और समाजवादी के काजल निषाद के बीच मुकाबला है। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह रायजादा मैदान में हैं। डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत दास के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने एनडीए के 400 पार का दावा किया। बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले सभी सियासी दलों के नेता जीत की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को 140 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी।
लोकसभा चुनाव आखिरी पड़ाव पर है। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सभी बड़े नेता वाराणसी महाविजय को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। मोदी कैबिनेट के मंत्री से लेकर पार्टी के बड़े नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। वाराणसी प्रचार के लिए पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दावा किया कि यूपी के सभी 80 सीटों पर भगवा लहराएगा और देश भर में 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। और हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश की 80, देश में 400 पार, 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता बीजेपी को 183 सीट के लिए तरसा देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा है। इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। और आज आखिरी चरण के प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। वो पहले भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद ने जहां तप किया था उसी जगह पर ध्यान लगाएंगे। आज चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचेंगे। पीएम यहां स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। पीएम यहां आज शाम से कल यानी 1 जून तक ध्यान लगाएंगे। माना जा रहा है कि यहां विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के चुनाव से पहले अब अध्ययन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए 24 घंटे के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौजूद रहने वाले हैं। और वहीं पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष भी मौजूद है और ये सीधी तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि समंदर की जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे, आपको बता दें यहाँ 134 साल पहले तैरकर विवेकानंद पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समाप्त कर किसी तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। 4:35 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी जाएंगे। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में शाम 6:34 पर सूर्यास्त का नजारा देखेंगे। पीएम मोदी 1 जून को 3:45 पर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे। 4:10 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और पीएम ने पिछली बार भी आखिरी चरण के बाद केदारनाथ में ध्यान किया था। इस बार पीएम विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान के लिए पहुंचे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए, आप 2014 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच कन्याकुमारी इस बार जाएंगे। पहले अगर आपको याद हो, ध्यान हो कि किस तरह से प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो इस बार सारा ध्यान देश का कन्याकुमारी की तरफ है। 19 में केदारनाथ गए थे और इस बार कन्याकुमारी। सुरभि हमारे साथ जुड़ी हुई, सीधे चलेंगे सुरभि के पास। सुरभि, जिस तरह से विपक्ष जो है अभी से ही हमलावर है, ये अपने आप में क्या संकेत है? क्या प्रधानमंत्री का कन्याकुमारी में जाना, ध्यान लगाना पहले से ही तय हो गया है कि एक नए सियासी विवाद को जन्म दे रहा है, या विपक्ष इसको नया विवाद बनाने का मन बना चुका है? रवि, जिस तरीके से आपने इस बात की शुरुआत की है, आप समझिए 19 अप्रैल को जब पहले चरण का चुनाव तमिलनाडु में हुआ था, उससे पहले ही 10 हफ्तों में 7 बार 2024 में प्रधानमंत्री तमिलनाडु आ चुके हैं। यानी अब चुनाव समापन के दौरान भी उनकी कन्याकुमारी में मौजूदगी भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और ये राजनीतिक हलकों में जिस तरीके से चर्चा की जा रही है कि दक्षिण पर जिस तरीके से इतना ज़्यादा फोकस किया है, कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से बीजेपी दक्षिण के नतीजों को लेकर भी। और ये इस बात का भी संकेत है रवि कि किस तरीके से अब वो चुनाव के बाद भी दक्षिण को भूलने वाले नहीं है, तमिलनाडु को भूलने वाले नहीं है। हालांकि दूसरे एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो इसी चरण में, आखिरी चरण में, उन 9 लोकसभा सीटों पर बंगाल में चुनाव हो रहा है जहां पर टीएमसी का कब्जा है। जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से यह दावा किया जा चुका है कि इस बार सबसे ज्यादा नतीजे पश्चिम बंगाल के ही चौंकाएंगे। तो कॉन्फिडेंट जिस तरीके से दक्षिण को लेकर, तमिलनाडु को लेकर बीजेपी नजर आ रही है, वहीं बंगाल में आखिरी चरण में उन 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के तहत भी, अब मेरे पीछे अगर आप स्वामी विवेकानंद का ये रॉक मेमोरियल देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा कनेक्ट और बहुत बड़ा जिस तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन में भी हर बार जिक्र होता है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण को जिस तरीके से हमेशा प्रमुख मुद्दा बनाया गया है चुनाव प्रचार के दौरान, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी आध्यात्मिक प्रवास के लिए यहाँ पर कन्याकुमारी में मौजूदगी भी बहुत बड़ा संकेत रवि जरूर है। और फिलहाल आपके सामने तस्वीरें उसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की है जहाँ आज दोपहर
दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और साथ ही आपको बता दूं भगवती अम्मन मंदिर में भी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और 3000 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर है और बहुत ऐतिहासिक महत्व इस जगह का भी है। तो ये बड़ी खबरें हमारे पास हैं कि फिलहाल अभी की तैयारियों के तहत यहाँ पर हेलीपैड पूरी तरीके से, जहाँ पर कल भी एक ड्राई रन किया गया था, तैयारी हो चुकी है और साथ ही गेस्ट हाउस यहाँ पर जो है सरकारी, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं पूरी तरीके से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। अम्मन मंदिर की थोड़ी देर में आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी अभी, क्योंकि इसका निधि बहुत महत्व है और प्रधानमंत्री का ये पूरा शेड्यूल भी रहने वाला है। कपिल, अगर एक बार हो तो दोबारा दिखा दीजिए वो तस्वीर, क्योंकि जहाँ से वो जेटी बोट पे सवार होंगे वहाँ पर भी उस पूरे एरिया को कल दोपहर 12 बजे से कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है, बैरिकेडिंग की जा चुकी है और हमने देखा था कि किस तरीके से कोस्ट गार्ड की सिक्योरिटी की तरफ से भी बार बार यहाँ पर निधि बाकायदा एक ड्राई रन किए जा रहे थे कि आखिर वो कौन सा रूट होगा, किस जेटी के जरिए वो यहाँ पर जाएंगे और दोपहर बाद का वक्त होगा जब 5:30 बजे हम ये तस्वीरें एक बार फिर से TV9 भारतवर्ष के कैमरामैन पे निधि दिखाएंगे। बिल्कुल सुबह आप तस्वीरें दिखा रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी तैयारियां हैं, लेकिन ये बहुत खास है और प्रधानमंत्री अपने भाषण में, अपने संबोधन में कहते रहते हैं कि संकल्प से साधना तक। तो जो पहले संकल्प लिया, अब आखिरी चरण के चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, बड़ी मैसेजिंग है 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी। बिल्कुल, अब आपने संकल्प से साधना तक की बात की है तो मैं सियासत से साधना तक की बात कर लेती हूँ, क्योंकि टाइमिंग अब जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डीएमके की तरफ से भी चुनाव आयोग का रुख किया जा रहा है। चेन्नई कांग्रेस की तरफ से भी इस बात को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि जिस वक्त चुनाव हो रहे होंगे उस वक्त सीधा प्रसारण अगर यहाँ पर हो रहा होगा तो ये सही नहीं है। हालांकि चुनावी मुद्दा जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मौजूदगी को यहाँ पर बना लिया गया है, उसके साथ साथ बता दूं एक्साइटमेंट भी है। अब कपिल जरा अपने सीधे हाथ की तरफ की तस्वीरें भी दिखा दीजिए, क्योंकि लोगों के बीच भी उत्साह है और कल से लोग इस बारे में वाकिफ है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं और समुद्र किनारे में भी हम देख रहे हैं कि हालांकि जेटी से जो लोग बिल्कुल सुरभि इन तस्वीरों पर नजर रहेगी और जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो अपने आप में ये एक और दिलचस्प होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है लेकिन विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इन तस्वीरों के लिए। प्रधानमंत्री के मेडिटेशन को लेकर सियासत गर्म है और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूँ, कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया, जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे, आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर फिर प्रहार किया है। शाह ने कहा है कि 4 तारीख को 1 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 3 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और फिर छुट्टी पर चले जाएंगे। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। और इस बीच पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर प्रहार किया। नड्डा ने कहा कि बीजेपी बंगाल में
30 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। पश्चिम बंगाल के 9 सीटों पर आज प्रचार थम जाएगा। आखिरी चरण तक भी बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ को डहाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देर शाम कोलकाता में रोड शो किया। नड्डा ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो मैं उत्साह देख रहा हूं बंगाल में, मैं चौथी बार आ रहा हूं। जो मैं उत्साह देख रहा हूं बंगाल में और जो मैं उमंग और खुशी देख रहा हूं, वो स्पष्ट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री में बनाने में बंगाल पीछे रहने वाला नहीं है। वह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा फैसला दे रहा है और हम 30 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। नड्डा ने कहा ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को मुसीबत में डाल रही है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को पोषण कर रही हैं। वो धर्म के नाम पर आरक्षण चाहती हैं जो कभी भी नहीं हो सकता। और अब बात अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर लिख कर दिया है कि बीजेपी की 200 से कम सीटें आएंगी। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की 300 सीटें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से सर आप 7 दिन की राहत चाहते थे, लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ, तो फिर अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। 2 तारीख को मुझे सरेंडर करना है और 2 तारीख को मैं सरेंडर करूँगा। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जेल क्यों भेजा जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। कहाँ गया वो 100 करोड़? भाई हवा में तो गायब नहीं हो गया, कहीं तो रखा होगा केजरीवाल ने। कोई बैंक में रखा होगा, लॉकर में रखा होगा, किसी अकाउंट में होगा, कोई ज्वेलरी ली होगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कोई खर्चा किया होगा। इन्होंने 500 जगह रेड मार ली, कुछ नहीं मिला। इनकी 200 से कम सीट आएंगी बीजेपी की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की 200 से नीचे रहेगी और इंडिया गठबंधन की 300 यानी कि सरकार बन रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी मतों से जिताने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता वाराणसी में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने महिलाओं से वोट की अपील की। आप बहनों ने नरेंद्र मोदी की कलाई पर सुशासन का सूत्र बांधा, जिसके चलते आपके सांसद ने राष्ट्र भर में गरीब महिलाओं का उत्थान किया, उनका सम्मान किया। इसलिए आज देश भर की विशेष गरीब परिवार की बहनों की ओर से मैं काशी के हर एक नागरिक को आभार और अभिनंदन देना चाहती हूँ। कभी भी किसी गरीब महिला ने किसी नेता से यह अपेक्षा नहीं की थी कि वो नेता समझे कि गरीब परिवार की महिला की दिन की शुरुआत अपमान से होती है जब वो खुले में शौच करती है। गरीब परिवार की महिला ने कभी सोचा नहीं था कि लाल किले की प्राचीर से एक गरीब माँ का बेटा प्रधान सेवक की मुद्रा में ये संकल्प लेता है कि वो हर गरीब परिवार की बहू बेटी बहनों के लिए अलग से शौचालय बनाएगा, उनका जीवन सम्मान से भर पाएगा। और मतदान के आखिरी चरण से पहले गृह मंत्रालय ने सीएए को लेकर बड़ी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देनी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हरियाणा की अधिकार प्राप्त समितियों ने तीनों राज्यों के आवेदकों को कल दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से कुछ दिन पहले ये कदम उठाया गया। इससे पहले 15 मई को सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया था। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी कहते रहे हैं कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, ये देश का कानून है। कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी।
ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। और देश में तेजी से बढ़ती गर्मी के लिए शहरीकरण को वजह बताया जा रहा है। शोधकर्ता मानते हैं कि इसी वजह से तापमान में 60% तक इजाफा हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष ने इंफ्रारेड थर्मोमीटर से अलग अलग जगहों पर डेमो किया। भीषण गर्मी में तापमान मापते ये हैं सीएसई के एक्सपर्ट सुगीत ग्रोवर, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर तापमान में अंतर क्यों है, धूप और छांव के तापमान में कितना अंतर है। ठीक है, तो सर थोड़ा सा आप डेमो करके मुझे बताइए, जैसे अगर हम इस वक्त धूप में खड़े हैं, बिल्कुल, तो अगर हम सरफेस टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कितना है, और अगर हम छांव में करते हैं तो सर कितना डिफरेंस? बिल्कुल, अगर मैं धूप में खड़ा हूँ, आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप ही बताइए क्या टेम्परेचर आता है जी। ये रफली आपका कितना आ रहा है, आप बताइए। 62.9 सर, तकरीबन 63 के करीब आ रहा है जी। ठीक है जी। और यही चीज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सेम मटेरियल को लेकर, सेम कलर को लेकर एक शेड में लेते हैं। तो थोड़ा आगे चलिए और देखते हैं। मतलब ये धूप में इस सड़क का अगर हम वो सरफेस टेम्परेचर की बात करें 63 डिग्री के 63 डिग्री के पास आ रहा है आपके साथ छांव में। बिल्कुल। अब अगर ये जो पेड़ है, ये अभी शेड आपको दे रहा था, ये आपका कितना टेम्परेचर इसे कम कर देता है? सर ये तो 54, रफली 54 के करीब आ रहा है। और इस बीच दिल्ली में पानी की किल्लत पर इमरजेंसी बैठक। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत इस वक्त देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। 12 बजे आतिशी सौरभ भारद्वाज की बैठक है। मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है देश की राजधानी में दिल्ली में, इससे निपटने के इंतजाम क्या होंगे, इस बैठक में ये तय किया जाएगा। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी जितेंद्र। जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसमें पानी की किल्लत भी हो रही है। उसकी दो वजह बताई जा रही है। एक तो ज्यादा गर्मी होने की वजह से पानी का वाष्पीकरण, दूसरा दिल्ली सरकार से आरोप है कि हरियाणा से कम पानी छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में दिल्ली में पानी का संकट आ गया है। खुद देखिए, अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली की जल मंत्री है वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जा रही है। उसके बाद में वहां पर पूरा स्टॉक देखेंगी। उसके 12 बजे आतिशी और सौरभ भारद्वाज साथ ही साथ में मुख्य सचिव हैं, तमाम संबंधित जो विभाग है उनके अधिकारी बैठक करेंगे। देखिए, इससे पहले भी दिल्ली सरकार की तरफ से एडवाइस जारी की थी, कहा कि जो पानी का दुरुपयोग करेगा 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, लेकिन वो इतना काफी नहीं है। आगे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। इसको देखकर ही आपातकाल बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि क्या आगे किस तरीके से दिल्ली में पानी की जो पूर्ति है उसको सुचारू रूप से रखा जाए। जिस तरीके से कहा गया दिल्ली सरकार की तरफ से कि हरियाणा पानी पूरी तरीके से नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो तमाम विकल्पों पर चर्चा की जाएगी और चर्चा की जाएगी कि इस भीषण गर्मी में लोगों तक पानी की सप्लाई कैसे बरकरार रखी जाए, कहां किन इलाकों में कटौती हो रही है, कहां पर ज्यादा किल्लत हो रही है, बोरवेल वाटर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर ये एक अहम बैठक जो है, एक इमरजेंसी बैठक 12 बजे बुलाई गई है सचिवालय में। और उसके बाद दिल्ली सरकार बताएगी कि आखिर क्या रूपरेखा है उसके पास लोगों को इस संकट से निजात दिलाने की। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में पानी की किल्लत से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। और अब आपको दिखाते हैं गर्मी से बेहाल दिल्ली के लोग पानी की समस्या से कैसे जूझ रहे हैं। हर घर के आगे बाल्टी, टब्बे, गैलन पानी के लिए सबके सब मुंह बाएं हैं, खाली पड़े हैं। इस उम्मीद में रखे हैं कि टैंक वाला आएगा, मोहल्ले की प्यास बुझाएगा। कुछ और बताएं, उससे पहले एक बुजुर्ग का बयान सुनिए। कूलर में डाल दिया, हम खावांगा पियेंगा भी, नहाऊंगा भी। गर्मी को मैं ऐसे कैसे नींद आओगी शाम के टाइम पर? यकीन करना मुश्किल है, पिछले 60 साल से समस्या बनी हुई है। टोटी लगी है लेकिन एक बूंद उससे पानी नहीं टपकता। टैंकर का पानी पीना है, टैंकर के भरोसे जीना है। रविंद्र नगर पार्ट 2 में रहने वाले लोगों को रोजाना इसी तरह पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी एक साथ पानी भरने के लिए इकट्ठा होते हैं। कहीं भी टोटी अभी पानी अभी टोटी लगी हुई है और टैंकर इसके अंदर है, उसमें कोई कभी 1 साल हो गया, 12 महीने हो गए, 12 महीने से उसमें किसी ने एक बूंद नहीं दिया। तो बताइए पब्लिक क्या करेगी? यहाँ लगभग 2000 की आबादी के जो लोग हैं वो डेली टैंकर के पानी से अपना गुजारा कर रहे हैं। और दिल्ली में टैंकर के पानी के लिए भी लोगों को भारी मारामारी का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए।
देखिए रविंद्र नगर पार्ट 2 में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पानी भरने को लेकर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, अपने पाइपों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे भी उनका पाइप इस टैंक के अंदर चला जाए और जिससे ये पानी भर सके। यहाँ पे पिछले कई साल से इसी तरीके के हालात। बच्चे पढ़ाई छोड़ते नहीं तो माँ बाप काम छोड़ते हैं जब पानी मिलता है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की है इसको लेकर? सबके पास गए, कोई नहीं सुनता है। टैंकर से जो पानी है वो बाल्टियों में भर जाए, जिससे कि इनकी रोजमर्रा का जो काम है वो ये लोग पूरा कर। खाना भी नहीं खा पाते पानी के चक्कर में, खाना भी नहीं खा पाते, पानी पीने का नहीं मिल पाता। इस तरीके की भयावह स्थिति इस दिल्ली में मौजूद है। मारपीट की भी सिचुएशन आ जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो है पानी भरने के लिए यहाँ पर पाइप लेकर खड़े हुए हैं। नेता आते हैं चले जाते हैं, हर साल आश्वासन मिलता है कि हम पानी की जो समस्या है इसे निजात दिलाएंगे, लेकिन आज तक ढाक के वही 3 पात है। और दिल्ली में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। ऐसे में हीट स्ट्रोक से इंसान ही नहीं, चिड़ियाघर के पशु पक्षी भी बेहाल है। जंगल का राजा शेर भी तपती गर्मी से बेहाल हो चुका है और यही वजह है कि अब वो अपने केव में जा करके आराम कर रहा है। आपके सामने है ये दिल्ली के जू में शेर है जो कि 49.9 डिग्री सेल्सियस में इतनी तपती गर्मी से बेहाल हो चुका है। चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों को ठंडक के लिए पानी के पर्याप्त इंतजाम किए हैं, लेकिन सारे इंतजाम फेल हैं। चिड़ियाघर में जहां भी नजर डालिए जानवर बेसुध दिख रहे हैं। आसमान की ऊंचाई मापने वाले पक्षी ज्यादा धूप पड़ने से उड़ नहीं पा रहे। जानकारों की माने तो इन्हें भी डिहाइड्रेशन हो जाता है और हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो रही है। हालांकि ज्यादातर लोग पक्षियों को पानी पिलाने के लिए प्लास्टिक के बर्तन में पानी रखते हैं, जिससे पानी गर्म हो जाते हैं और पक्षी इस पानी को पीकर भी बीमार हो जाते हैं। इसीलिए मिट्टी के बर्तन में पानी रखना चाहिए। इसमें ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से कभी कभार क्या होता है कि पंछी अपना एकदम से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि इनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इनको पसीना नहीं आता, तो जिसकी वजह से ये जब भी सांस लेते हैं तो इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ये मुंह खोल के सांस लेने लग जाते हैं। और ये इतना कभी कभार इनका बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाँफते मतलब इतने जल्दी रेस्पिरेट करते करते कोलैप्स कर जाते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत की सामरिक ताकत और बढ़ी है। कल देश ने हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट से सुखोई 30 लड़ाकू विमान के जरिए हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल का कल सफल परीक्षण किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्रम 2 के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण ने सशस्त्र बलों के लिए रुद्रम 2 प्रणाली की भूमिका को और मजबूत कर दिया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने सफल उड़ान परीक्षण में योगदान के लिए सभी संबंधित लोगों की सराहना की। रुद्रम 2 स्वदेशी रूप से विकसित हवा से मार की जाने वाली मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित कई अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को मिसाइल प्रणाली में शामिल किया गया है।